एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आज नहीं तो कल उसे इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है या फिर उसके साथ बुरा करता है तो उसके साथ ऐसा जरूर होता है। हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन करनी का फल जरूर मिलता है। आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही था। एक बुढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी, और उसी व्यक्ति ने एक मजबूर बेचारी औरत का फायदा उठाने की कोशिश की थी। और उस औरत का ही नहीं, उसने तो उसकी 15 साल की मासूम सी बच्ची का भी फायदा उठाने की कोशिश की थी। और उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। एक जगह पड़ती है गुरु बख्शनगर, और वहीं पर एक परिवार रहता था जिसमें परिवार का मुखिया का नाम था मेडीलाल। उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, बहू थी, उनके बच्चे थे। एक खुशहाल परिवार था और उनके खेती बाड़ी का ही काम था, जो कि मेडीलाल भी करता था और उनका पूरा परिवार भी किया करता था। तो एक दिन जो मेडीलाल था वो अपने बेटे से कहता है कि खेती में कोई इतनी ज़्यादा आमदनी भी नहीं है, तो या तो तुम बाहर कमाने के लिए चले जाओ या फिर मैं चला जाता हूँ। तो जो मेडीलाल था वो कहता है कि तुम घर पे रहो, खेती बाड़ी देखो, घर का कामकाज देखो, मैं कहीं बाहर जाकर छोटा मोटा रोजगार कर लेता हूँ। अब जो मेडीलाल था वो दिल्ली जाता है और वहीं के आसपास में एक दुकान खोल लेता है। और इसकी दुकान के ऊपर एक औरत का आना जाना था जिसका नाम था गीता। जो गीता थी उसका पति उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था और उसे बिल्कुल भी ढंग से नहीं रखता था, उसके साथ मारपीट भी किया करता था। तो जो गीता है उसके और मेडीलाल की अब अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी। तो गीता ने सारी बातें मेडीलाल के साथ शेयर कर दी। तो जो मेडीलाल और अब गीता है उनके बीच में बहुत अच्छी जान पहचान हो गई, बातचीत होने लगी, और अब वो दोनों एक ही कमरे पर साथ में रहने भी लगे, यानी कि लिव इन में। हालांकि जो गीता थी उसका पति बाहर रहता था, तो वो अधिकतर वक्त उसी मेडीलाल के रूम पर ही बिताने लगी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और फिर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद में जैसे तो पूरी दुनिया रुक सी गई थी, और उस समय जो मेडीलाल था उसे भी अपने घर पर जाना ही ठीक लगा। तो उसने जो गीता थी उससे कहा कि मुझे अपने गांव जाना है। तो गीता कहती है कि फिर मेरा क्या होगा। तो मेडीलाल कहता है कि तुम एक काम करो, यहाँ रहोगी तो तुम्हें तुम्हारा पति मारेगा, पीटेगा, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, तो तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ मेरे गांव चलो, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। अब जो मेडीलाल था वो गीता और उसकी बेटी जिसका नाम था रोशनी, उसको भी अपने साथ लेकर आता है, जो उस वक्त 10-11 साल की थी। अब मेडीलाल उन्हें घर पर रखने के लिए एक रूम किराए से देने के लिए कहता है। तो उसके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हमारा घर पहले से ही छोटा है और हम किसी अनजान को ऐसे घर में नहीं रख सकते। हालांकि मेडीलाल ने किसी को भी ये नहीं बताया था कि उसका और गीता का कोई अफेयर वगैरह है। उसने यही कहा था कि ये मजबूर औरत है, इसका पति उसके साथ मारपीट करता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे रहने के लिए एक ठिकाना मिल जाए, ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेगी, और कोई शक भी कैसे करता। वो एक 70 साल का बुढ़ा व्यक्ति था, और जो गीता थी उसकी उम्र लगभग 30-35 साल की थी, यानी कि वो उसकी बेटी की उम्र की थी। अब मेडीलाल का एक गांव के पास में ही एक थोड़ी सी जमीन और थी, वहां पर वो गीता के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना देता है और उसे वहां पर रख देता है, जहां पर उसकी बेटी और वो दोनों रहने लग जाते हैं। अब मेडीलाल उन्हें खर्चे के पैसे भी दिया करता था, और जो गीता थी वो भी धीरे धीरे खेती बाड़ी, जो दूसरों की खेती को हम बंटवारे पे लेके जैसे भी बोते हैं, वो काम वो गीता करने लग गई। यानी कि अब वो भी मेहनत मजदूरी करती। जो जमीन का टुकड़ा उसे रहने के लिए दिया गया था, उसी जमीन के टुकड़े में वो अपने पशु रखने लगी, जिसे गाय भैंस वगैरह का दूध भी वो बेचने लगी। और ऐसे ही करके अब जो गीता थी उसकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन गीता अब खुश थी, क्योंकि उसके ऊपर किसी का कोई बोझ नहीं था।
अब वो मेडीलाल से भी पैसे वगैरह नहीं लेती थी और अब उसका पति भी उसके साथ मारपीट नहीं करता था क्योंकि पति तो वहाँ रहता ही नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 2-3 साल 4 साल उन लोगों को यहाँ पर रहते हुए हो चुके थे। और अब जैसे ही इसी अगस्त की बात है, तो अगस्त 2023 में जो मेडीलाल था वो उसकी झोपड़ी पर उससे मिलने जाया करता था। तो कुछ लोगों को हालांकि शक जरूर था कि जो मेडीलाल है उसका और गीता का अफेयर है, लेकिन फिर भी किसी को पूरा यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कई लोग कहते थे कि ऐसा है तो कई लोग कहते थे कि नहीं, इसकी बेटी की उम्र की है, इसके साथ क्या इसका कुछ गलत रिलेशन होगा। वक्त बीत रहा था। अब एक दिन जो मेडीलाल है वो उसी झोपड़ी में गीता से मिलने जाता है और जो गीता थी वहाँ पर उसकी बेटी रोशनी भी होती है। आज उसके ऊपर रोशनी की जब नज़र पड़ी तो उसे जो रोशनी थी वो बड़ी अच्छी लगी। आज तक शायद मेडीलाल ने रोशनी की तरफ कभी इस नज़र से देखा नहीं था या उसने कभी देखना नहीं चाहा था, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या होता है कि उसकी रोशनी पर नज़र पड़ती है और उसकी रोशनी के लिए नीयत खराब हो जाती है। अब वो रोशनी के साथ गलत करने की कोशिश करता है, रोशनी के साथ छेड़खानी करने लग जाता है, लेकिन जो गीता थी वो इस चीज़ का विरोध करती है और अब उसको जब भी मौका मिलता वो रोशनी के साथ यूं ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अब ये बात गीता को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसे रोशनी अकेली मिल जाती है तो वो रोशनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जो रोशनी थी वो अपनी माँ से कह देती है और आज उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी माँ ने मेडीलाल से कहा कि तुम्हें रोशनी चाहिए ना तो तुम रात को आ जाना, रोशनी से तुम्हें मैं मिलवा दूंगी। अब जो मेडीलाल था वो तो बहुत खुश हो रहा था, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज तो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी होने वाली है। अब जो मेडीलाल था रात को लगभग 11 बजे वहीं पर गीता के पास छुपते छुपाते पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई देख लेगा तो कहेंगे कि इतनी रात को क्या करने जा रहा है। मेडीलाल लोगों की नज़रों से बचकर वहां तक पहुंच जाता है जहां पर रोशनी और गीता उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही मेडीलाल वहां पर आता है तो जो रोशनी और गीता थी वो उस पर ताबड़तोड़ वार कर देती है, जो कि उन्होंने लकड़ी अपने पास पहले से ही रख रखी थी, और वो उसे तब तक मारती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और जो मेडीलाल था वो तो ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी चिल्लाने की आवाज़ वैसे तो दूर तक जाती नहीं, क्योंकि उसकी जो झोपड़ी थी वो थोड़ी खेतों में थी जहाँ पर दूर दूर तक घर नहीं थे, तो उसकी जो आवाज़ जाती भी नहीं, और जाती तो लोग यही कहते कि रात को 11-12 बजे तू वहाँ पर क्या करने गया था, शायद वो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा देती। लेकिन मेडीलाल को ये था कि वो जान से नहीं मारेगी उसे, लेकिन उन दोनों माँ बेटी ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो जाती है, और लास्ट में उन्होंने उसका गला भी दबा दिया कि कहीं बच ना जाए। और उसकी लाश को घसीटते हुए वहाँ पर ही झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों में ले जाया जाता है और उसकी लाश को झाड़ियों में छोड़कर दोनों माँ बेटी आ जाती है। अब इधर जो मेडीलाल था उसके घर वाले रात तक ये सोच रहे थे कि आखिर मेडीलाल कहाँ गया। वो गीता को भी फ़ोन करते हैं तो गीता इनकार कर देती है कि वो यहाँ पर नहीं आए, और बाद में वो लोग चारों तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुबह तक का वक्त हो जाता है लेकिन फिर भी वो घर नहीं आते। अब मेडीलाल को चारों तरफ ढूंढा जा रहा था लेकिन मेडीलाल कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और अब गांव के ही किसी व्यक्ति ने उनकी लाश उन झाड़ियों में देख ली जो कि अपने खेतों में होकर आ रहा था। जैसे ही मेडीलाल की लाश गांव के लोग देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, और उनकी लाश को जब लाया जाता है तो उस पर शरीर पर पीटने के निशान थे। पुलिस तक सूचना दी जाती है, और जब पुलिस तक बात जाती है तो पुलिस वाले उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं, गांव वालों से पूछताछ करते हैं, परिवार से भी पूछताछ की जाती है कि क्या तुम्हारा किसी से विवाद चल रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा ज़मीन वगैरह को लेकर, पैसों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। तो उनका जो बेटा था वो कहता है कि हमारा ना ही किसी से ज़मीन को लेकर विवाद है और ना ही कोई वैसे भी कोई विवाद है। अब पुलिस वाले भी यही सोच रहे थे कि आखिर में फिर मेडीलाल को कोई क्यों मारेगा। वो गांव वालों से पूछताछ करते हैं, हर तरफ पूछताछ की जाती है लेकिन कोई भी सूचना नहीं मिलती है। अब इधर पुलिस वाले थक हार कर बैठ जाते हैं कि आखिर करे तो क्या करें।
फिर वो गांव वालों से एक बार फिर से पूछताछ करते हैं कि क्या मेडीलाल का किसी औरत से तो कोई चक्कर नहीं है। तो गांव वाले डरते डराते ही सही गीता का नाम ले लेते हैं कि हो सकता है, शायद हो। अब गीता से पूछताछ की जाती है और जब पुलिस वाले गीता से पूछते हैं, सारी जानकारी दी जाती है, कैसे तुम लोगों की जान पहचान हुई, कैसे यहाँ तक आई, सब कुछ उन्हें बताया जाता है। तो जो गीता थी उसे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है और गीता को कहा जाता है कि गांव के एक व्यक्ति ने तुम्हें मेडीलाल को मारते हुए देखा है या झाड़ियों में रखते हुए देखा है। अब जो गीता थी वो डर जाती है कि शायद हो सकता है ऐसा, क्योंकि खेत तो आसपास में थे ही। अब गीता को जब ये बात पुलिस वाले कहते हैं तो गीता कबूल कर लेती है कि उसी ने ही मेडीलाल को मारा है। और वो कहती है कि सर आप ही बताइए, अगर मैं उसको नहीं मारती तो फिर क्या करती, मुझ तक तो ठीक था, लेकिन अब तो वो मेरी बेटी पर भी नज़र रखने लगा था और ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकी। मैंने जितना सहा, जितना किया, वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरी बेटी पर कोई नज़र उठा कर भी देखे, ये चीज़ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं मेरी बेटी के लिए यहाँ तक आई थी, उसको पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, और ये चीज़ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। पुलिस वालों को लगा कि वैसे तो इसने जो किया कुछ ठीक ही किया, क्योंकि एक बुढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र उस बच्ची की पोती की बराबर थी और उस बच्ची के साथ वो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि तुम कानून हमारे पास आती, रिपोर्ट दर्ज करवाती, हम उसका कुछ करते। तो गीता ने कहा अगर मैं ऐसा करती तो सभी गांव वाले मुझसे जान से मार देते या मेरे साथ कुछ बुरा सलूक किया जाता और मेडीलाल ही मेरी जान ले लेता, और मुझे उस समय कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था सिवाय मेडीलाल को मारने का, क्योंकि उस समय मेरे सर पर खून सवार हो चुका था। अब जो पुलिस वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और जो रोशनी है और उसकी माँ है गीता, उन्हें जेल में भेज दिया। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उन लोगों को क्या सजा दी जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि किसी के साथ भी बुरा करने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोचें कि किसी के साथ आप बुरा कर रहे हो तो सकता है कल आपके परिवार के साथ भी ऐसा ही हो, आपके साथ भी ऐसा ही हो। जो मेडीलाल था वो अगर चाहता तो वो गीता को अपनी बेटी की तरह मान सकता था और वो उसे रहने के लिए आसरा भी दे सकता था, लेकिन दुनिया में लोगों की नीयत खराब ही रहती है। कोई अच्छा तो सोचना ही नहीं चाहता, कोई अच्छा तो करना ही नहीं चाहता, और इन अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। तो आप इन सारी चीज़ों से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।